हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हमने बीएड प्रथम वर्ष के जो हमारा पहला पेपर था, पहला बुक नॉलेज एंड कैरिकुलम ज्ञान एवं पाठचर्या, उसका पहला चैप्टर पढ़ लिया। हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर किया। आज हम लोग पार्ट 3 में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे पढ़ के। तो हम लोग देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा है और आगे क्या पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा प्रकृतवाद का अर्थ क्या है, प्रकृतवाद की परिभाषा कौन सी है, प्रकृतवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं तथा प्रकृतवादी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा और देखते हैं क्या पढ़े हैं। प्रकृतवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्रकृतवाद में शिक्षण विधियां कैसी थी, ये सब अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा। अब इसके आगे जो बचा था उसको हम लोग आज पार्ट 3 में सेकंड चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक बचा था वो था निषेधात्मक शिक्षा। ये क्या है? निषेधात्मक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो ज्ञान को सीधे रूप में प्रदान कर बालक के मस्तिष्क को ज्ञान का भंडार बनाने से पहले उसके विभिन्न अंगों और ज्ञानेंद्रियों का विकास करे जो कि ज्ञान के द्वार हैं। रूसो का विचार है कि ज्ञानेंद्रियों के उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग तैयार किया जा सकता है। निषेधात्मक शिक्षा बालक को उस मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार करती है जो उस आयु पर जिस पर वह समझ सके कि सत्य की ओर ले जाए। रूसो इस बात पर बल देता है कि गुण और सत्य के सिद्धांत बालक को नहीं पढ़ाए जाने चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि उसका हृदय पाप और मस्तिष्क भ्रम से सुरक्षित रहे। रूसो बालक के मस्तिष्क को उस समय तक निष्क्रिय ही रखना चाहता है जब तक या जहाँ तक संभव हो। वह चाहता है कि बालक बाहरी दूषित वातावरण से बचा रहे। यह रहा हमारा निषेधात्मक शिक्षा। अब हम लोग देखते हैं निषेधात्मक शिक्षा के उद्देश्य। निषेधात्मक शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो जो हमारा पहला उद्देश्य है वो है बच्चों का स्वतंत्र विकास। रूसो कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य मैं का उपयोग करना नहीं वरन उसे खोना है। इस अवधि के बीच अध्यापक अपने विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की आक्षरिक शिक्षा नहीं देगा क्योंकि बालक में केवल अनुभव के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। वह स्वतः खेल तथा ज्ञानेंद्रियों के व्यायाम द्वारा ही सीख लेगा। अब हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखते हैं, दुर्गुणों से रक्षा। बालक स्वर्ग से सौरभ बिखेरने आता है लेकिन ज्यों ही वह मनुष्य के संपर्क में आता है वह उसे बुरा बना देता है। अब हमारा जो अगला उद्देश्य है उसको देखते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाना। सभी प्रकार की बुराइयां शारीरिक कमजोरी के कारण आती हैं, इसीलिए लड़कों को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। स्वस्थ लड़के आज्ञाकारी और विवेकशील होते हैं और निर्बल लड़के चिड़चिड़े और निर्दयी होते हैं। जो हमारा अगला हेडिंग है निषेधात्मक शिक्षा के उद्देश्य में, उसको हम लोग देख लेते हैं, विवेकशील को विकसित करना। निषेधात्मक शिक्षा में जो विवेकशील बालक है उसके विवेक को विकसित करने की बात कही जाती है। अब हम लोग अपना अगला हेडिंग देखते हैं, प्रकृतवादी शिक्षा की विशेषताएं। प्रकृतवादी शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो जो पहली विशेषता है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतवादी शिक्षा में बाल केंद्रित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन एडम्स ने किया था। इसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम व परीक्षा के स्थान पर बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। बालक की प्राकृतिक शक्तियों के विकास पर बल दिया जाता है। इससे बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई है। अब हम लोग अपना अगली विशेषता देखते हैं, वह इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। रूसो का कथन है कि शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान के द्वार खोले जाने चाहिए। रूसो के अनुसार 5 से 12 वर्ष की आयु तक बालक की इंद्रियों के प्रयोग में लाना चाहिए। जो बालक की इंद्रियां हैं उनको प्रयोग में लाना चाहिए। इसीलिए प्रकृतवादी इंद्रियों के प्रशिक्षण को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारी जो अगली विशेषता है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। ये क्या है? प्रकृतवादी पुस्तकीय शिक्षा को अनावश्यक मानते हैं। उनका मत है कि इस काल में सबकी शिक्षा का आधार करके सीखना, निरीक्षण और अनुभव होना चाहिए। इस संबंध में एडम्स ने लिखा है कि शिक्षा का समान अर्थ उन शिक्षा पद्धतियों से है जो विद्यालय और पुस्तकों पर निर्भर न होकर छात्र के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर करती हैं।
अब हम लोग अपना अगला विशेषता देखते हैं क्या है। जो हमारी अगली विशेषता है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा। ये क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप आज शिक्षा में बाल मनोविज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में बालक के विकास की अवस्थाओं, उसके व्यक्तित्व, बौद्धिक स्तर, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा के अंतर्गत सत्य की शिक्षा न देकर असत्य से बचाने की शिक्षा दी जाती है तथा गुणों की शिक्षा से महत्वपूर्ण माना जाता है अवगुणों से बचना। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं जो है प्रगतिशील। प्रकृतिवाद के अनुसार जिस प्रकार बालक का शारीरिक विकास आयु के साथ साथ होता है, उसी प्रकार शिक्षा को भी शयना प्रगति करनी चाहिए। बालक को प्रौढ़ न समझकर बालक ही समझना चाहिए। अब हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं, प्रकृति का अनुसरण। ये भी प्रकृतिवाद की एक प्रमुख विशेषता है। शिक्षा में प्रकृतिवाद का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कामेनियस ने प्रदान किया है। उसके अनुसार प्रकृति का अनुसरण करो। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि बालक का स्वाभाविक विकास केवल प्रकृति का अनुसरण करने से ही हो सकता है। रूसो का कथन है कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वे दूषित हो जाती हैं। हम लोग अपना अगला देखते हैं, सह शिक्षा पर बल। ये क्या है, बालक बालिकाओं को अलग अलग शिक्षा देने से उनमें विभेदीकरण की भावना उत्पन्न होती है, जो काम भावना को उद्दीपित करके उसे और तीव्र बनाती है। अतः बालक और बालिकाओं की शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। तो ये सह शिक्षा पर बल देता है प्रकृतिवाद। अब हम लोग जो अगली विशेषता है, ये शायद आखिरी विशेषता है, इसको हम लोग देखते हैं, बालक की स्वतंत्रता। बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप न करके उसको स्वतंत्रता देकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसी कारण प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को विद्यालय, कक्षालय, शिक्षक, पुस्तक, शिक्षण विधियों आदि के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो ये रहा हमारा प्रकृतिवाद की विशेषता। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर में लास्ट हेडिंग बचा वो है प्रकृतिवादी शिक्षा के गुण और दोष। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा के गुण। जो पहला गुण है वो बाल मनोविज्ञान का विकास। तो हम लोग देखते हैं बाल मनोविज्ञान का विकास क्या है। प्रकृतिवादी बाल केंद्रित प्रणाली के समर्थक हैं। इनके अनुसार बालक को उसकी प्रकृति अथवा नैसर्गिक प्रवृत्तियों, भावों तथा उद्वेगों के अनुसार विकसित करने पर बल दिया जाता है। इससे बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ तथा आधुनिक शिक्षण में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां विकसित हुई। अब जो हमारा अगला गुण है प्रकृतिवादी शिक्षा का वो देखते हैं, अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम पर बल। प्रकृतिवादी विषय प्रधान पाठ्यक्रम के विरुद्ध अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम का समर्थन करते हैं, जिसके अनुसार पाठ्यक्रम में बालक के अनुभव को सम्मिलित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो गुण है उसको, अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध। ये क्या है, प्रकृतिवाद का नारा है व्यक्तिगता, क्रिया एवं स्वतंत्रता। अतः प्रकृतिवाद दमन का विरोध करके बालक के स्वाभाविक विकास हेतु अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करता है एवं बालक को अपने किए का फल भोगने दो के सिद्धांत पर अनुशासन की व्यवस्था करता है। आधुनिक शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता केवल प्रकृतिवाद की देन है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट गुण है उसको, शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन। देखते हैं प्रकृतिवाद का शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण देन है। प्रकृतिवाद ने बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित करने पर बल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। विभिन्न शिक्षण पद्धतियों जैसे ह्यूरिस्टिक पद्धति, डाल्टन पद्धति, निरीक्षण पद्धति, खेल पद्धति एवं मॉन्टेसरी पद्धति प्रकृतिवाद की देन है। अब हम लोग देखते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा के दोष। जो पहला दोष है वो है वर्तमान उपयोगिता पर बल। प्रकृतिवाद वर्तमान उपयोगिता पर अधिक बल देते हुए केवल उसी ज्ञान को सीखने का समर्थन करता है जो केवल सीखने के समय ही लाभप्रद हो।
अतः प्रकृतवादी शिक्षा में भविष्य तथा परलोक की तैयारी आध्यात्मिक गुणों का कोई महत्व नहीं है। और जो अगला है दोष है वो है पुस्तकों की अवहेलना। प्रकृतवाद इस बात पर बल देता है कि बालक की शिक्षा उसकी क्रियाओं तथा जीवन के अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए, परंतु केवल क्रियाओं तथा जीवन के अनुभवों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हम उन सभी पुस्तकों को जो हमारी सभ्यता तथा संस्कृति की भंडार हैं, शिक्षा का माध्यम है, को कैसे छोड़ सकते हैं। बालक की शिक्षा के लिए जहाँ स्वयं करके सीखना शिक्षा की एक उपयुक्त पद्धति है, वहाँ पुस्तकों की अवहेलना करना महामूर्खता है। अब हम लोग जो अगला दोष है उसको देखते हैं, शिक्षक का कोई महत्व नहीं। प्रकृतवाद शिक्षक को ऐसे मित्र तथा सहायक के रूप में देखता है जिसका कार्य बालक के लिए स्वतंत्र वातावरण उपस्थित करना तथा उनके विकास का निरीक्षण करना है। शिक्षक के प्रति प्रकृतवाद का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। जो हमारा अगला दोष है और आखिरी उसको हम लोग देख लेते हैं, शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल। प्रकृतवाद केवल शारीरिक शिक्षा पर बल देते हैं तथा बालक के सामाजिक एवं नैतिक विकास की अवहेलना करते हैं। वास्तव में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी समस्त शक्तियों का विकास होना आवश्यक है। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर जो नॉलेज एंड करिकुलम का था प्रकृतवाद, वो ख़त्म हुआ। इसमें हम लोगों ने प्रकृतवाद का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रमुख सिद्धांत, प्रकृतवादी शिक्षा के उद्देश्य, गुण तथा दोष सब हम लोगों ने देख लिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा ज्ञान एवं पाठचर्या का तीसरा चैप्टर है यथार्थवाद, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।